नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। शुरुआत एक बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं। कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरजी कर जो कॉलेज है उसके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदीप घोष आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल हैं। जिस वक्त ट्रेनी डॉक्टर के साथ ज्यादती हुई उस वक्त संदीप घोष ही इस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। 15 दिनों से सीबीआई की टीम लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही थी और अब से कुछ ही मिनट पहले संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बात साफ कर दें कि गिरफ्तारी आर्थिक अनियमितताओं के केस में हुई है। जो गड़बड़ी का आरोप उन पर लगा है, इस पूरे मामले में उनके खिलाफ शिकायत की गई थी। उनके एक सबऑर्डिनेट ने उस पर कार्रवाई की है। पहले एफआईआर हुई और अब संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है 15 दिन की लंबी पूछताछ के बाद। मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ जुड़ रहे हैं सीधे कोलकाता से। सौरभ, क्या कहना है? 15 दिन तक लगातार पूछताछ हुई संदीप घोष से, किस किस धाराओं में गिरफ्तार किया गया, डिटेल्स कुछ पता लगे हैं? देखिए, पहले जो संदीप घोष का पूछताछ चल रहा था वो सीबीआई के पास पहले जो केस सौंपी गई थी, जो रेप एंड मर्डर की इन्वेस्टिगेशन था, उसमें पूछताछ हुआ। लेकिन उसमें सीबीआई को ऐसा कुछ मिला नहीं कि वो संदीप घोष को गिरफ्तार कर सके उस केस में। लेकिन उसके बाद जो है ये जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का मामला है, इस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के मामले में पहले कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज किया था और फिर उसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस केस को भी सीबीआई के पास सौंप दिया। तब सीबीआई ने संदीप घोष को दूसरे केस में पूछताछ करने शुरू किया और फिर जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का दूसरा केस है, उस केस में सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया है आज। हालांकि कौन सा सेक्शन लगाया गया है ये पता करना अभी बाकी है, लेकिन इतना जरूर वहां के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का मामला है, जो बाद में सीबीआई को सौंपी गई थी कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, उस केस में संदीप घोष का गिरफ्तारी हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज सौरभ आपसे पूछना चाहेंगे, तो क्या ये माना जाए कि जो ट्रेनी डॉक्टर की साथ जाती हुई, उसका मर्डर हुआ, उस पूरे मामले में संदीप घोष का कोई रोल अब तक स्थापित नहीं कर पाई है जांच एजेंसी सीबीआई? देखिए, सीबीआई की जो जांच है उसमें क्या अपडेट उस मामले में है वो सीबीआई ने खुलकर बताया नहीं है। हालांकि ये कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है तो सीबीआई कहते हैं जो बताना है कोर्ट को बताएंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इतने दिनों के बाद भी सीबीआई ने उस केस में, रेप एंड मर्डर केस में, जो कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन था उसके आगे चलकर ऐसी कुछ तथ्य उनको नहीं मिला है जिसमें किसी और का शामिल होने का या किसी और को बचाने का जो आरोप लग रहे थे, उस आरोप को सटीक साबित करने के लिए जो तथ्य या जो सबूत चाहिए, ऐसा कुछ सबूत सीबीआई के पास नहीं पहुंचे है। हालांकि जो दूसरा मामला है, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का मामला है, जो कोलकाता पुलिस ने बाद में रजिस्टर किया था और फिर उसके बाद उसी केस को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया था, उस केस में संदीप घोष का गिरफ्तारी हुआ है और संदीप घोष को सीबीआई ने हिरासत में लिया है। मेरे सहयोगी सौरभ गुप्ता इस वक्त कोलकाता से दे रहे हैं। सौरभ, आप रहिएगा हमारे साथ। संदीप घोष आरजी कर कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल हैं, जब 8 अगस्त की जब घटना घटी थी उस वक्त संदीप घोष ही प्रिंसिपल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, आर्थिक अनियमितताओं का आरोप भी लगा था। ये शख्स को पहचानिए आपके सामने, यही संदीप घोष हैं जिन पर कार्रवाई की गई है, जिसकी आज गिरफ्तारी हुई है। सौरभ, मेरा सवाल आपसे अगला ये है, किस तरह की आर्थिक अनियमितताओं के आरोप इन पर लगे हैं? क्या कहा है सीबीआई की इस चार्जशीट में जो सीबीआई ने उनके ऊपर आज गिरफ्तारी की है? देखिए, एक तो टेंडर्स, जो अस्पताल का टेंडर्स होता है उसमें कई सारे आर्थिक अनियम का आरोप उनके ऊपर लगे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले अख्तर अली, जो एक समय संदीप घोष का सबऑर्डिनेट हुआ करते थे, उन्होंने भी आरोप लगाए और कई सारे लोग संदीप घोष पर ये आर्थिक अनियम का आरोप लगाया है। तो इसमें जो टेंडर्स
जो ये दिया जाता था या जो आरोप उससे जुड़े हुए जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप सामने आए थे इस घटना के बाद, उस मामले में सीबीआई को जरूर कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिसके बेसिस पर सीबीआई ने संदीप घोष को दूसरे मामले में अरेस्ट कर पाए हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि जो पहले मामला जो सीबीआई को सौंपी गई थी, रेप एंड मर्डर की जो इन्वेस्टिगेशन है, जिसको लेकर भी आरोप लगाए जा रहे थे कि किसी को बचाने की कोशिश हो रहा था या कोई और जुड़े हुए थे, इन सारे सवालों का जवाब अभी तक सीबीआई खुले तौर पर नहीं दिए है। कोर्ट को जरूर बताया है क्योंकि ये कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन संदीप घोष का जो गिरफ्तारी है वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज से जुड़े हुए जो केस सीबीआई रजिस्टर किया है उस केस में हुआ है। सीबीआई ने बहुत ही पुख्ता केस बनाया है सौरभ, 15 दिन तक पूछताछ की। पहले रेप और मर्डर वाले मामले में पूछताछ हुई, फिर जब दूसरी एफआईआर, दूसरी कंप्लेंट उनके पास आई कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई हैं, उस पर उनसे लंबी पूछताछ की। और हम देख रहे हैं सौरभ, लगातार बीते कुछ दिनों में 10-10, 12-12 घंटे संदीप घोष को बुलाया जाता था, पूछताछ होती थी। और आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये आज की तस्वीरें हैं जब गिरफ्तार कर सीबीआई की टीम उनको अपने साथ ले गई है। अब इनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। एक आखिर में ये जानना चाहूँगा इस पूरे मामले पे, खासकर जो रेप और मर्डर का मामला है उसमें अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो उस आरोपी के अलावा किसी और पर कोई शक बन रहा है क्या अभी? देखिए, इसके ये सवाल जरूर सब पूछ रहे हैं क्योंकि आरोप तो लगाया गया था कि किसी को छुपाने की कोशिश की गई है या किसी को बचाने की कोशिश किया गया है या कुछ और लोग शामिल थे उनके नाम छुपाने की कोशिश किया गया था। इन सारे आरोप लगाए गए थे और ये इसी को देखते हुए ये मामला सीबीआई को सौंपी गई थी, जो रेप एंड मर्डर की मामला है। लेकिन उस मामले में सीबीआई ने अब तक ना तो शक के बारे में कुछ बताया है, और हालांकि जो सूत्रों से पता चला है इसमें कोलकाता पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके आगे चलकर सीबीआई के पास ऐसे कोई सबूत या किसी और पे शक करने की जो तथ्य जरूरी होती है या जो सबूत जरूरी होती है वो नहीं मिले हैं। हालांकि इसकी बात भी चल रही है, अभी बताना जरूर मुश्किल होगा कि सीबीआई के पास क्या है नहीं है। लेकिन जो एक चीज जरूर है कि ये जो अरेस्ट है ये पुख्ता है कि नहीं, ये भी सीबीआई को आखिर में कोर्ट में ही जाके साबित करना होगा, क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस जैसे होता है आप जानते हैं कि कोर्ट में ही सब कुछ साबित होते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सौरभ, आप नजर रखिएगा। आपसे अपडेट ले, दर्शकों को याद दिला दें 8 अगस्त को घटना घटी थी उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ। संदीप घोष उस वक्त आरजी करके प्रिंसिपल थे। पूरे मामले पे लीपापोती करने के इल्जाम लगे उनके ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और फिर संदीप घोष पर जब दबाव बना तो उनको इस्तीफा देना पड़ा अपनी पोस्ट से। और इमीडिएटली उसके तुरंत बाद ही कलकत्ता में वेस्ट बंगाल प्रशासन ने, सरकार ने उनको एक नए कॉलेज का प्रिंसिपल घोषित कर वहां से शिफ्ट कर दिया था। लेकिन जब मामला सीबीआई के पास आया तो कड़ी पूछताछ संदीप घोष के साथ हुई और अब संदीप घोष की आज 15 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हो गई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ये भी ब्रेकिंग न्यूज है, इसको भी उसी दायरे में देखना चाहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त तरीके से सीटों को लेकर उठापटक मची हुई है। खबर अब ये आ रही है कि कांग्रेस की चुनाव समिति की जो बैठक हुई उसमें 34 नाम तय कर लिए गए हैं, जिनमें से 22 सिटिंग एमएलएज, मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। आज जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक 49 नामों पर पार्टी आलाकमान ने चर्चा की और उनमें से 22 सिटिंग एमएलएज को रिपीट करने का फैसला किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत भी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं ताज़ा अपडेट के लिए। ये जानकारी जो हमको मिली है वो दीपक बाबरिया, जो कि प्रभारी हैं प्रदेश के हरियाणा के, उन्होंने कहा है कि परसों तक सूची आ जाएगी। मेरे साथ प्रशांत इस वक्त जुड़ गए। प्रशांत, 22 सिटिंग एमएलए रिपीट हो रहे हैं, किसी के टिकट कटे भी हैं क्या? नहीं, देखिए ये सवाल चूंकि पिछली बार 31 विधायक जीते थे कांग्रेस के, ये सवाल जब बैठक खत्म हुई तो दीपक बाबरिया से पूछा गया। उनका ये कहना है कि अभी और भी नामों पे चर्चा होनी है। 22 मौजूदा विधायकों को टिकट देने का फैसला किया गया है। बाकी जो 9 बचे विधायक हैं
उनमें से संभवतः कुछ टिकट के नाम जरूर कटेंगे। उन्होंने ये बताया नहीं कि किसके नाम कटेंगे, लेकिन मेरी जानकारी है कि इनमें से कुछ नाम कटेंगे भी। और जो बाकी नाम बचे हुए हैं उस पर अगले कल एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, और उम्मीद की जा रही है कि कल या परसों फिर से एक बार कांग्रेस चुनाव समिति की, जो केंद्रीय चुनाव समिति है, उसकी बैठक होगी, और उस पर फिर बाकी नामों पर भी मुहर लग जाएगा। मुझे लगता है कि दीपक बाबरिया ने कहा कि अगले 2 दिनों में सारे नाम तय, सूची भी आ जाएगी, लेकिन कांग्रेस संभवतः बीजेपी की सूची का भी इंतजार कर रही है। दोनों पार्टियां, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दोनों पार्टियों की नजर एक दूसरे के नामों पर है। और हालांकि दीपक बाबरिया ने ये जरूर कहा कि परसों तक सूची आ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और समय भी लगेगा। सुमित, चलिए प्रशांत, आप नज़र रखिए, अभी जब ऑफिशियली सूची आई नहीं है, जैसे ही सूची आएगी दर्शकों को हम अपडेट करेंगे। फिलहाल हमको 2 या 3 दिन का इंतजार और करना चाहिए जब बीजेपी और कांग्रेस की हरियाणा के कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आएगी। और आइए अब खबरों की खबर में लौटते हैं हमारे आज के मुख्य एजेंडे पर, आज की खबरों पर। आज की जो कुछ बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमास के खिलाफ जंग में उलझे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने घर में अब घिर गए हैं। गाजा में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 95,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने और 20 लाख से ज्यादा लोगों के बेघर होने के बाद भी हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजराइल के सभी बंधकों की रिहाई न हो पाने के बाद अब इजरायली आवाम के सब्र का बांध टूट रहा है। एक वक्त में अपने देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू आजकल अपनों के ही निशाने पर घिरे हुए हैं। आजकल तेल अवीव में इजराइल में कई जगहों पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और इस विरोध प्रदर्शन में बेंजामिन नेतन्याहू को निशाने पर लिया गया है। और ये साफ तौर पर कहा गया है बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर कि उनकी ज़्यादा सरकार जो भी कदम उठा रही है, हमास के साथ जो जंग चल रही है, उससे वहाँ की आवाम संतुष्ट नहीं है। हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग अब तेल अवीव और इजराइल के अलग अलग शहरों की सड़कों पर उतर आए हैं और नेतन्याहू से जवाब तलब कर रहे हैं। इस खबर पर हम तफसील से बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। क्यों एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री अपनी लोकप्रियता को लगातार खोता जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर आज हमारी नज़र खास तौर पर रहने वाली है वो है सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से आई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सरकारें बुलडोज़र चलाती हैं, बुलडोज़र न्याय देती हैं, उस न्याय व्यवस्था को ही बुलडोज करने की कोशिश की है। सुप्रीम निर्देश में कहा गया है कि ये तरीका ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पर गाइडलाइंस बनाने की बात भी कर रहा है। क्या होगा? जो लोग बुलडोज़र चलाकर न्याय देने की वकालत कर रहे थे, उनके ऊपर और आने वाले वक्त में तमाम न्याय व्यवस्था के ऊपर, इस पर हम तफसील से आज बात करेंगे। कुछ खास लोग हमारे साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त की जो हम सबसे बड़ी खबर सबसे शुरुआत में लेना चाहते हैं खबरों की खबर में आज, वो इजराइल से जुड़ी हुई है। इजराइल में लाखों लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजा में 6 बंधकों के शव बरामद होने के बाद इजराइल के लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और बड़े पैमाने पर अपनी सरकार के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मारे गए 6 बंधकों के शवों के प्रतीक के तौर पर 6 ताबूत रखे थे। हाईवे पर टायर भी जलाए। उन्होंने बंधकों के सम्मान में इजरायली झंडे, पीले रिबन और 6 मारे गए बंधकों से माफी मांगने वाली तख्तियां हाथों में ले रखी थी। ये देखिए, वहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अपनी सरकार जो हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करा पाई है, अब तक बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलवा पाई है, उस वजह से लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है। और एक वक्त में जब जंग शुरू हुई थी तो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ पूरा देश खड़ा था, लेकिन आज करीब 10 महीनों के बाद ऐसा नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। दरअसल लोग बाकी बचे 97 बंधकों की रिहाई कराने के लिए नेतन्याहू से लगातार मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू ने ठोस कदम नहीं उठाए।
साथ ही युद्ध विराम समझौता न करने को लेकर भी लोगों के मन में बहुत गुस्सा है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक नेतन्याहू अगर जंग रोकने का समझौता कर लेते तो बंधकों को छुड़ाया जा सकता था, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक वजहों से समझौता नहीं कर रहे। इजराइल के सबसे बड़े मजदूर संघ जनरल फेडरेशन ऑफ लेबर ने आज से देश भर में हड़ताल का आह्वान कर दिया। ये फेडरेशन स्वास्थ्य, परिवहन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों के 8 लाख कर्मचारियों की नुमाइंदगी करती है। यानी इस हड़ताल से इजराइल ठप पड़ सकता है। इसका मकसद नेतन्याहू पर जंग रोकने का दबाव बढ़ाना है, जिससे बाकी बंधकों की रिहाई को करवाया जा सके। दरअसल इजरायली सेना ने शुक्रवार रात को गाजा के राफा में हमास की सुरंगों से 6 बंधकों के शव बरामद किए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि गुरुवार और शुक्रवार की सुबह के बीच उनके सिर में बेहद करीब से गोली मारी गई। इजरायली सेना के मुताबिक सैनिकों के वहां पहुंचने से कुछ देर पहले ही हमास ने इन बंधकों को बर्बरता के साथ मार डाला। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, आपको याद होगा। इजराइल के किबुत्ज बिरी इलाके से अगवा किया गया। हमास ने इजराइल के 251 नागरिकों को बंधक बनाया और अपने साथ फिलिस्तीनी इलाके में ले गए। इनमें से 97 अब भी हमास की कैद में बताए जाते हैं। 105 बंधकों को नवंबर में हुए सीज फायर में रिहा कर दिया गया था। 33 बंधकों की अब तक मौत हो चुकी है और बाकी के बारे में कहा जा रहा है कि वो हमास के कब्जे में हैं। अलग अलग गुफाओं में, अलग अलग जगहों पर वो इस वक्त हमास की टेरिटरी में, हमास के इलाके में रह रहे हैं। गाजा में 6 बंधकों के शव मिलने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अपनी सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार बंधकों को मुक्त कराने की बजाय बॉर्डर के इलाके पर कब्जा करने को प्राथमिकता दे रही है। तो अपने ही देश के रक्षा मंत्री अपनी सरकार और अपने ही प्रधानमंत्री की नीतियों की मुखालफत कर रहे हैं। गैलेंट का इशारा मिस्र और गाजा पट्टी से लगे बफर जोन फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की तरफ था। 3 महीने पहले इजरायली सेना ने 14 किलोमीटर लंबे इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। साथ ही गैलेंट ने कहा था कि हमारे पास अब समय नहीं है। अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो बाकी बंधकों को कभी आजाद नहीं करा पाएंगे। और इसी मुद्दे पर अब आइए बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रोफेसर खिवराज जहांगीर साहब। इस वक्त मेरे साथ मैं उनको देख पा रहा हूँ। जहांगीर साहब, ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ। जब मैं पिछली बार आपसे बात कर रहा था करीब 1-1.5 हफ्ते पहले, तो आपने कहा था कि उनके खिलाफ बहुत एंटी सेंटिमेंट हो गया है। आपको क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं जिसमें हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं, ये कहां तक जाने वाले हैं? नमस्कार। ये बड़ा अहम एक तरह से कहिए मोड़ है इजराइल की अंदरूनी राजनीति में। और नेतन्याहू की जाहिर सी बात है लंबी जंग जो गाजा में वो खींचना चाहते हैं। इसकी शुरुआत पिछले सप्ताह में होती है। गुरुवार को अमूमन हर गुरुवार की शाम इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग होती है। पिछली गुरुवार की सिक्योरिटी मीटिंग में इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री की जानकारी के बिना एक ऐसा रेजोल्यूशन टेबल पर रख दिया जिसमें यह कहा गया कि इजराइल की सेना किसी भी सूरत हाल में आने वाले वक्त में गाजा के एक कॉरिडोर से हटेगी नहीं। तो विदेश जो उनके रक्षा मंत्री हैं योआव गलांत, उन्होंने कहा कि ये तो रेजोल्यूशन बिल्कुल ही रजामंदी के लायक नहीं है, इसमें तो बात नहीं हुई थी। और अगर आप ये रेजोल्यूशन यहाँ पास करते हैं तब तो फिर गाजा पे हमास के साथ हम कभी बात ही नहीं कर सकते। फिर तो बंदियों को हम मौत के मुंह में छोड़ के आना चाहते हैं। ये सारी बातचीत बहुत प्रोवोकेटिव थी क्योंकि योआव गलांत की जनता में ज्यादा साख है बजाय कि प्रधानमंत्री के। योआव गलांत सेना के प्रमुख हैं, मतलब सेना के प्रमुख रहे हैं, अब रक्षा मंत्री हैं। भले ही इनके रहते अक्टूबर 7 की घटना हुई हो, पर लोगों को लगता है कि उनकी सेना ने अपनी जिम्मेदारी ज्यादा निभाई है बजाय कि उनकी राजनीतिक आकाओं ने। तो जब योआव गलांत ने ओपनली रिबेल किया अपनी सिक्योरिटी मीटिंग में प्रधानमंत्री का,
तो दूसरे ही दिन जो हिस्साद्रूत है, जो सबसे बड़ा ट्रेड और लेबर यूनियन है, उन्होंने कहा कि अब तो चुप नहीं रहा जा सकता, क्योंकि जब लेबर यूनियन इसराइल में स्ट्राइक करती है तो इसराइल के राजदूत और जो उनके डिप्लोमेट हैं, जैसे दिल्ली में जो उनके डिप्लोमेट हैं, ये भी स्ट्राइक पे हो जाते हैं। ये सारे लोग लेबर यूनियन का हिस्सा है। इसराइल का लेबर यूनियन बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। तो नेतन्याहू मेरे ख्याल से अब सबसे बड़ी मुश्किल में फंसे हैं कि अब 3.5-4 लाख लोगों का विरोध आप कैसे मतलब खत्म कर सकते हैं। जहांगीर साहब, मुझे याद है जब ये जंग शुरू हुई थी अक्टूबर के बाद, तो लगातार हम और आप आपसे लगातार संपर्क में बातचीत भी कर रहे हैं। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाई दे रहा था नेतन्याहू के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे विपक्ष उनके खिलाफ है ही है, उनके डिफेंस मिनिस्टर उनके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, पब्लिक सड़कों पर उतर आई है, हालात बिल्कुल बदल गए हैं। दोनों पक्षों में ज़बरदस्त जंग भी छिड़ी हुई है। सरकार के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? हाँ, जो उनके एक तरह से ये राजनीतिक विरोधी रहे हैं बेनी गांस, वो कोलिशन सरकार का हिस्सा भी बने, जिसे वॉर कैबिनेट कहा गया था 6 महीने के लिए। पर 6 महीने बाद जब जून जुलाई में नेतन्याहू इस बात से किनारा करने लगे कि कोई हमास के साथ समझौता होगा बंदियों को छुड़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा फिर तो ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हो सकती, फिर तो हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, ना हम इस लड़ाई का हिस्सा होना चाहते हैं। तो उन्होंने मतलब वो संगठन मतलब साझा सरकार खत्म कर ली। पर नेतन्याहू की जो बुनियादी सरकार की संख्या ना 64-65 जो उनके सांसद हैं, वो बड़े एक तरह से कहिए वेल पैक्ड है, क्योंकि वो सारे अतिवाद और राष्ट्रवाद और राइट विंग के हैं। उनमें से कोई नहीं चाहता कि सरकार गिरे। तो नेतन्याहू अब जब राजनीतिक तौर पे सुरक्षित हैं, तो सेना के विरोध यानी योआव गलांत के रिबेलियन और लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन के प्रोटेस्ट से ही झुक सकते हैं या डर सकते हैं। क्योंकि इन्हीं दो के डर से आपको याद होगा पिछले साल मार्च के महीने में जब नेतन्याहू की सरकार आमदा थी कि जुडिशियल रिफॉर्म होके रहेगा, चाहे पूरा देश सड़कों पे क्यों नहीं आ जाए, वो पूरी जीत नेतन्याहू के खिलाफ सेना के प्रमुख और योआव गैलांट और लेबर और ट्रेड यूनियन के ही दबाव में हुई थी। तो अब इजराइल उसी मकाम पे है कि जनता सड़कों पे है, रक्षा मंत्री प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, सेना प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, सेना गाजा में लड़ाई रोकना चाहती है, और जो लेबर और ट्रेड यूनियन के चेयरमैन है आर्नोन बार डेविड, उन्होंने नेशनल शटडाउन का ऐलान कर रखा है, जिसे चक्का जाम कहते हैं। मानिए कि इसराइल का एयरपोर्ट पिछले 12 घंटे से बंद है। जी जहांगीर साहब, पब्लिक सड़कों पर बेइंतहा दिखाई दे रही है, सैकड़ों हजारों लोग दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट ने कह दिया है, जो सर्वोच्च अदालत है, कि स्ट्राइक का अंत होना चाहिए, ये स्ट्राइक ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, पब्लिक जो सड़कों पर है वो अपने कोर्ट का आदेश मानेगी, काम पर लौटेगी, स्ट्राइक वापस लेगी? नहीं, लोग नहीं करेंगे। देखिए, हम और आप कल्पना कर सकते हैं 90 लाख की आबादी का देश है इसराइल, और 3.5-4 लाख लोग कल रात सड़क पे आए थे। आज पूरे दिन करीब 4 से 5 लाख लोग सड़कों पे हैं, अलग अलग शहरों में। 4 से 5% जनता सड़कों पे है, तो विरोध तो बहुत बड़ा है लोगों के भीतर सरकार के खिलाफ। कोर्ट की जो स्ट्राइक को लेकर चिंता है ना, वो एसेंशियल सर्विसेज को है, क्योंकि जब आप पूरा चक्का जाम होते हैं तो देश की जो एसेंशियल सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है, वो भी सस्पेंड हो जाती हैं। तो कोर्ट ये चाहता है कि लेबर यूनियन कम से कम कुछ एक्सेप्शंस क्लियर कर दे कि ठीक है, हम एसेंशियल सर्विसेज को अफेक्ट नहीं करेंगे, हम एयरपोर्ट को ज्यादा दिन तक बंद नहीं रख सकते। देखिए, जब एयरपोर्ट को आप बंद करते हैं, आज सवेरे जब एयरपोर्ट 8 बजे बंद हुआ है, एक अंतरराष्ट्रीय अड्डे को बंद करना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि अकेला एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसराइल का। तो कोर्ट की चिंता यह है कि एसेंशियल सर्विसेज को ट्रेड यूनियन एग्जेम्प्ट कर दे और फिर अपनी स्ट्राइक को एक तरह से स्ट्रेटेजी मतलब डिक्लेयर करे। तो मेरे ख्याल से आज शाम 6 बजे, हमारे यहाँ 8:30 बजेंगे, तब तक उनका स्टेटमेंट आएगा कि अगले दिन स्ट्राइक होगी कल मंगलवार को, तो कौन से लोग और कौन से सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ये इजराइल में तो जो हो रहा है तो हो ही रहा है, दिख ही रहे हम। लेकिन अगर मैं हमास के संदर्भ में आपसे पूछना चाहूँ, तो जो 6 हॉस्टेजेस की डेड बॉडी मिली कल,
क्लोज एनकाउंटर में बहुत करीब से उनको गोली मारी गई, जैसे कि पोस्टमार्टम में पता चला। आपको लगता है कि हमास के लिए जो एक तरीके से हमदर्दी पैदा हो रही थी कि लड़ाई ख़त्म होना चाहिए, अब जब ये 6 डेड बॉडी मिली हैं हॉस्टेजेस की जिनको बहुत ब्रूटली मारा गया है, हमास के लिए भी हमदर्दी ख़त्म होगी? हमास ने ये गलत कर दिया इस तरीके से काम करके? आपको क्या लगता है? देखिए, अव्वल तो ये हमास की बर्बरता है। 6 लोगों को पॉइंट ब्लैंक माथे में ललाट पे गोली मार के मारा गया है। क्यों मारा गया? कि इजराइल की सेना उस जगह पहुंचने वाली थी और जो हमास के लड़ाके थे उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो इजरायली सेना का लड़के सामना करें या फिर बंदियों को छोड़ के वहां से भाग जाएं। तो बंदियों को जिंदा छोड़ने में उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। जब 7 अक्टूबर को उन्होंने औरतों और बच्चों को नहीं छोड़ा, तो अब बंदियों के प्रति उनकी कोई इंसानियत तो है नहीं। तो एक तो ये हमास की पूरी बर्बरता है और इसके खिलाफ भी बड़ी मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मत बन रहा है कि आप हमास को इस तरह के कदम उठाने पर कैसे रोकेंगे। हमास को समर्थन तो बहुत है, हमास के मतलब हिमायती भी बहुत हैं, इस देश में बहुत हैं, और हमास उस हिमायत और उस सॉलिडेरिटी को मतलब बिल्कुल ही नहीं मानता कि उनकी कोई जिम्मेदारी भी है कि आप निहत्थे बंदियों को तो नहीं मार के जा सकते। तो खैर, हमास की वो बर्बरता है और हमास जाहिर सी बात है नेतन्याहू के ऊपर बन रहे दबाव का फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, हमास अभी बदनाम नहीं है, नेतन्याहू बदनाम है। इसराइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, इसराइल के भीतर अब प्रधानमंत्री के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। तो याया सिनवर और हमास को क्यों लगेगा कि हमें किसी दबाव में समझौता करना चाहिए? भाई, वो रैशनली अगर इस चीज को देखेंगे तो उनको कहेगा ठीक है, इजराइल अपनी सारी मांगे कम करेगा और हम उनसे समझौता तब करेंगे जब उनके ऊपर पूरा दबाव होगा। तो हमास मेरे ख्याल से एक तरह से कहिए मौके का फायदा उठाने के चक्कर में है। जी। तो उनका 6 बंदियों को मार के जाना उनके इसी रवैये को दर्शाता है। उनकी ना जिम्मेदारी गाजा में मर रहे मतलब मासूमों के खिलाफ है, बारे में है, और ना इजरायली बंदियों के बारे में है। चलिए, जहांगीर साहब, आपने वक्त निकाला, आप अरसे तक इसराइल में रह के काम कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। आपके इनपुट्स हमारे बड़े काम के होते हैं, शुक्रिया। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर वील अवाद साहब, जो कि जाने माने वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, पश्चिमी एशिया के जानकार हैं। अवाद साहब, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल तो मेरा यही है, जो सिचुएशन दिखी तेल अवीव की सड़कों पर, लाखों लोग, ज़बरदस्त भीड़, वो तस्वीरें मैं आपके साथ साथ स्क्रीन पे चला भी रहा हूँ। क्या बेंजामिन नेतन्याहू का पॉलिटिकली आखिरी दिन आ गए हैं, अपनी आवाम उनके खिलाफ हो गई? आप कैसे रीड करते हैं इसको? बहुत बहुत शुक्रिया, आपके स्वागत है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, नेतन्याहू का प्रॉब्लम है। अभी तक ये युद्ध जंग चल रहा था क्योंकि जिम्मेदारी के नेतन्याहू है, तो सारी उनकी खिलाफत भी है। अभी तक वो गालंत के साथ में बहुत खिलाफ हो गया, बिल्कुल पूरा मतलब रोड ब्लॉक हो गया उनके साथ ही है, क्योंकि मानते नहीं है वो तो बंद करने के लिए। ना कोई ट्रूस चाहिए जो हमास के साथ में। जब तक आप याद है 27 मई, जब तक अमेरिकन राष्ट्रपति कह रहे ये तो डील हो गया था, कर चुका है, तो डील कर चुका है। उन्होंने नेतन्याहू एकदम, उन्होंने सीधा से बोला बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, उन्होंने कोई और शर्त लगा दिया था। पर उन्होंने या व्हाइट हाउस में गया था, व्हाइट हाउस में गया, वहां पर उनकी स्पीच भी हो गया बात। बिल्कुल उन्होंने कह रहे हम लोग ये तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, हमास खत्म करना चाहिए हर हालत में। हमास खत्म करने के लिए कोई मतलब हल भी नहीं है, क्योंकि जब तक युद्ध चल रहा था उसका मकसद एक ही है, वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। क्योंकि नेतन्याहू का उसका कंडीशन बहुत खराब हो गया, इनसाइड इजराइल भी है, उनकी केसेस भी चल रहा था। अगर उन्होंने ये उसका पॉलिटिकली ही इज फिनिश्ड। लेकिन वो जब तक इसलिए लोग कह रहे, जो उनकी लोग है मतलब कह रहे ये तो बिल्कुल उनकी बंद करना चाहिए, ये युद्ध है परमानेंट सोल्यूशन। लेकिन अभी तक खुद बताया था ये फिलाडेल्फिया पैसेज है टू इजिप्ट के साथ है। उन्होंने कह रहे अगर हमारी कोई चॉइस है, उसकी फिलाडेल्फिया हम लोग विथड्रॉ करना चाहते हैं, या हमको रिलीज ऑफ द प्रिजनर के लिए, और मैं फिलाडेल्फिया रहने के लिए चूज करना चाहते हैं। इसलिए लोग बहुत गुस्सा हो गया था, जो इजरायली वाले के लोग है उस गुस्सा हो गया। अभी तक 100 ऊपर भी है, वो हमास के साथ भी है, उन्होंने जिंदा भी रहेगा।
तो ये लोग कह रहे हैं तो उन्होंने हमास मार दिया था ये 6। हमास किस चीज के लिए मारने के लिए तैयार है? हमास मारने की जरूरत नहीं है। देख लो, ये सबसे बड़ी बात है ये है, अगर एक इजरायली प्रिजनर जिंदा है तो इसकी इक्वली 50 या 500 का फलस्तीनी वाली रिलीज करना चाहते एक्सचेंज। तो मारने के लिए क्या जरूरत थी? जब तक 11 महीने जिंदा है वो हमास के साथ है। तो इसलिए जिम्मेदारी है नेतन्याहू, क्योंकि पूरा मतलब देश में युद्ध चल रहा था, बम्बार्डमेंट भी चल रहा था, 140,000 लोग थे मार दिया था, मतलब ये मारा और इंजर्ड भी है, 10,000 फलस्तीनी के मिसिंग भी है, पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया और पूरा फलस्तीन कब्जा हो गया, फिर भी रुका नहीं है। ये चक्कर ये है, इसलिए उनकी पॉलिटिकली ही इज फिनिश्ड। अगर ये तो बंद हो जाएगी युद्ध है, ही नोज दैट he will finish his political, but it's a personal fight between him and अगला Sinwar. सवाल अवाद साहब, क्या आपकी बातों से मैं ये ठीक समझ रहा हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू ये ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, ताकि चुनावों में उनको फायदा हो आने वाले वक्त में? बिल्कुल, अगर ये तो बिल्कुल उनकी जब तक पूरा मतलब ये युद्ध चल रहा था, he can stay in power. दूसरी बात ईगो भी है, उनकी पर्सनल डिफरेंसेस है, वो सिनवार के साथ है जो हमास लीडर अभी जो बन गया था। जब तक उन्होंने खुद रिलीज कर दिया था प्रिजन में, आफ्टर 22 इयर्स इनसाइड, जो 22 साल की प्रिजन हो गया, तो सिनवार तो रिलीज कर दिया था। तो इसलिए सिनवार भी कह रहे हमको नेतन्याहू खत्म करना चाहिए, और नेतन्याहू कह रहे हमको सिनवार भी खत्म करना चाहिए। लेकिन आप याद रखना चाहिए, जब तक ऑक्यूपेशन रहेगा वो तो रेजिस्टेंस रहेगा। तो हमास इज एन आइडियोलॉजी, खत्म नहीं हो सकता। तो इसलिए ये तो युद्ध में कोई एंड नहीं है। एंड सिर्फ जब तक कि नेतन्याहू ऑफिस में छोड़ देंगे तो कोई और प्रधानमंत्री में आ रहे तो सोल्यूशन और हल का मसला हो जाएगा। एक क्विक आंसर चाहूंगा मैं डॉक्टर अवाद आपसे, आप क्या देखते हैं कब ये इस युद्ध का अंत होगा, कब तक ये चलेगा ऐसे? अभी तक कोई अंत नहीं है। उनकी ये प्रोलोंगेशन चाहिए। जब तक अमेरिकन इलेक्शन चल रहा था तो उनकी ये तो कमला हारिस नहीं मांग रहे, वो प्रेसिडेंट ट्रंप वापसी आना चाहिए मांग रहे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात भी ये है, उन्होंने अभी तक जो अभी इजिप्ट में खुद वहां पर वो सरकार का, इजिप्ट का सरकार कह रहे, मिस्र वो कह रहे जिम्मेदारी का नेतन्याहू, उन्होंने पूरा मतलब ये हर शर्त लगा देंगे, उन्होंने बिल्कुल ऑब्स्टिकल डाल देंगे, मानते नहीं है रुकने के लिए युद्ध है। तो ही इज अ पर्सनल वॉर फॉर नेतन्याहू। थैंक यू डॉक्टर अवाद, वक्त निकालने के लिए, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। तो लंबी और पेचीदा लड़ाई है और दिन पर दिन बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल भरी होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं आज की एक और अहम खबर की ओर, और इस बार बात करेंगे उन भारतीयों की जो अमेरिकन ड्रीम के दीवाने हैं। आपने सुना होगा बहुत से भारतीय अमेरिका जाते हैं, लेकिन इस बार तो एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो दिखाती है कि गैर कानूनी अवैध तरीके से डंकी रूट से अमेरिका जाने वालों की तादाद में बेइंतहा वृद्धि हुई है और भारतीय अब एक नए तरीके से पहुंच रहे हैं। आइए तफसील से नजर डालते हैं। भारत में हजारों लाखों लोग अमेरिकन ड्रीम के दीवाने हैं, यानी अमेरिका में जाकर काम करना, पैसे कमाना और फिर वहीं पर बस जाना। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सैकड़ों हजारों लोग गलत तरीके भी अपनाते हैं। ये लीगल या वैध या कानूनी तरीके से अमेरिका जाने के बजाय फर्जी और गैर कानूनी तरीके से यानी डंकी रूट के जरिए अमेरिका जाने का जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। अब तक भारतीय नागरिक पड़ोसी मुल्क मेक्सिको के डंकी रूट के रास्ते अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुस रहे थे, लेकिन अब एक नया डंकी रूट इन भारतीयों को मिल गया है जो अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचना चाहते हैं। यह है इंडिया टू अमेरिका वाया कनाडा। जी हां, कनाडा में अवैध रास्ते से अमेरिका में घुसने वाले भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ी है। ये सफर कैसे तय किया जाता है, ये सबसे पहले हम आपको एक एनिमेशन के जरिए समझाते हैं। भारत में लोग कनाडा का वीजा लेते हैं और वीजा लेकर भारत से जाते हैं और कनाडा में एजेंट से संपर्क कर बेहद खतरनाक डंकी रूट से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। इस दौरान कई बार महीनों तक उनको इंतजार करना पड़ता है। कनाडा अमेरिका के बीच 9000 किलोमीटर का बॉर्डर है। यह दुनिया का सबसे लंबा खुला बॉर्डर है और इसकी लंबाई मेक्सिको अमेरिका के बॉर्डर से दोगुनी है। इस रूट से भारतीयों के अमेरिका सीमा में घुसने और फिर पकड़ने की संख्या भी लगातार बढ़ती गई है। भारतीयों के पकड़े जाने की हर महीने की औसत संख्या 2548 से बढ़कर 3733 हो गई है।
जबकि 2021 में ये महज 282 थी। यानी 282 से बढ़कर 3733, यानी कितने गुना ज़्यादा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ जून के महीने में इस साल 5152 भारतीयों ने बिना दस्तावेज के डंकी रूट के जरिए कनाडा से अमेरिका में घुसने की कोशिश की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली, जिनके पास और भी कुछ जानकारी है। कनाडा एक ऐसा स्पॉट बन गया है जहां से भारतीय वीज़ा लेकर कनाडा तो जा रहे हैं, लेकिन वहां से यूएस और यूके जाने की भी अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नया आंकड़ा आया है यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें यह पाया गया है कि कनाडा में आने वाले भारतीय किस तरह से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और कनाडा के बीच की जो सीमा रेखा है या जो सीमा है वो करीब 9300 किलोमीटर है। और ये 9300 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, ज़मीनी सीमा है दोनों के बीच में। और ये बॉर्डर जो है भारत चीन और अमेरिका मेक्सिको दोनों से ही कहीं ज़्यादा बड़ा है। लेकिन जो आंकड़े अभी सामने आए हैं यूएस कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से, इस महकमे ने ये बताया है कि भारतीय जो हैं जनवरी से लेकर जून के इस महीने में, और अगर इसको 2023 से मिला लें तो करीब 47% वृद्धि हुई है इस आंकड़े में कि कितने भारतीय कनाडा से अमेरिका की तरफ लैंड बॉर्डर के ज़रिए, ज़मीनी सीमा के ज़रिए प्रवेश करने की, अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। और उनको या तो पकड़ लिया गया, या तो रोक लिया गया, या उन्हें वापस भेज दिया गया। यही मसला जो है अब यूके के बारे में भी सुनने में आ रहा है खबरों के अनुसार कि किस तरह से कनाडा जाने वाले जो भारतीय हैं वो समुद्री रास्ते से, जब उनको एक हॉल्ट मिलता है कनाडा पहुंचने से पहले, तो वो यूके में असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। असाइलम का मतलब कि वो अपनी परेशानी बताते हैं कि वो वापस भारत या कनाडा दोबारा नहीं जा सकते और इसलिए यूके जाना चाहते हैं या वहां बसना चाहते हैं। इस मसले में भी और यूके की तरफ जाने वाले भारतीय जो कनाडा में जा रहे होते हैं या कनाडा में बस गए होते हैं या चले जाते हैं, वो कनाडा से यूके और यूएस प्रवास करने के लिए अवैध तरीका ढूंढ रहे हैं। तो अब यूके की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया जा रहा है कि साल 2022 में ऐसे 1170 लोग थे और साल 2023 में करीब 1319 लोग थे जो कनाडा से यूके जाने के लिए, असाइलम के लिए उन्होंने अप्लाई किया। और ये करीब 136% की वृद्धि है। समझने की कोशिश करते हैं कि जो भारतीय कनाडा जा रहे हैं वो वहाँ से यूएस या यूके जाने की कोशिश क्यों करते हैं। सबसे पहली अहम बात यह है कि कनाडा का वीज़ा आसान है और हमने देखा है कि पिछले कई सालों से भारत से बच्चे जो छात्र हैं स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा या काम करने के लिए कनाडा जाने के लिए दिलचस्पी दिखाते हैं और कनाडा में भारतीयों की संख्या वैसे ही बहुत है। दूसरा बड़ा कारण कनाडा से यूएस अवैध तरीके से घुसने का कारण ये हो सकता है कि कनाडा में खास करके अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और ऐसे में जो लैंड बॉर्डर है, जो ज़मीनी सीमा है दोनों कनाडा और यूएस के बीच में, वहाँ से यूएस में इंटर करना, कनाडा से यूएस में इंटर करना किसी भी भारतीय के लिए वो ज़्यादा आसान है बनिस्बत कि अगर आप डंकी रूट लें। हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए आदर्श खंडेलवाल जुड़ रहे हैं जो कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं। आदर्श जी के पास सब चलेंगे। आदर्श जी, हम आपसे बातचीत करते करते जो चीज़ें गजाली ने बताई उसकी ग्राफिक्स भी हम दिखाते रहेंगे। आदर्श जी, सवाल मेरा ये है, ये अमेरिका जाना क्या बहुत मुश्किल है, क्या बहुत खर्चीला है? क्यों ये गलत तरीका जिसमें भी वो अपनी जान तक की कीमत लगा देते हैं, जान जोखिम में डाल देते हैं, क्यों ये गलत तरीके अपनाते हैं? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। और अमेरिका जाने का सपना देखिए बुना तो इंडिया में ही जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक रैकेट है जो छोटे छोटे अपने राजस्थान, बिहार, पंजाब के एरिया में एक पूरा एजेंट का के माध्यम से ये सपना दिखाया जाता है स्टूडेंट्स को। और देखिए जो नए जनरेशन के बच्चे हैं उनको इंडिया नहीं रहना है। तकरीबन 45-50 लाख रुपया जो हमने रिसर्च की थी उसमें हमें ये समझ में आया कि 50 लाख रुपए के आसपास उनकी वन टाइम फीस होती है और उनको एक बहुत ही अच्छा पिक्चर दिखाया जाता है कि वो वहाँ जाएंगे, करोड़ों में कमाएंगे, घर होगा, गाड़ी होगा और लाइफ बहुत बढ़िया होगी और इंडिया में बहुत कुछ। बट देखिए वो सब कुछ नहीं होता वैसा। मतलब और 50 क्योंकि ये लाख बच्चे रुपए बहुत में पढ़े लिखे, सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, 50 लाख रुपए में आप ऑफिशियली अमेरिका नहीं जा रहे हैं, आप 50 लाख रुपए खर्च भी कर रहे हैं और आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं।
आप अपना 50 लाख तो खर्च कर ही रहे हैं, जान को भी जोखिम डाल रहे हैं, और उसके बाद आप अपने इंडिया के आपके जो लैंड है, बहुत बच्चे आते हैं, बहुत पेरेंट्स आते हैं जो देखिए पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो लिटरेट नहीं होते हैं, आके बताते हैं कि सर हमारे पास ये पेपर वर्क है, हमको हमें हमें ये जमीन गिरवी में हम रख दिए यहाँ पे, मेरा बच्चा गया है। कितने पेरेंट्स है, देखिए ये तो जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं टेलीविजन पे, ये तो देखिए ये तो नोन है कि भाई 5100 इंडियंस को आज इस बार अभी इस जून महीने में पकड़ लिया गया। यहाँ तो संख्या मेरे हिसाब से 4-5 गुना ज्यादा है। और कनाडा में देखिए कई टाइम से उनकी अपनी ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, अपनी ही हाउसिंग क्राइसिस हो गया, जॉब्स, हेल्थ केयर, और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अनएक्सेप्टिंग होते हैं इमिग्रेंट्स के लिए, खास करके कैंसर बोलते हैं लोगों को। तो बहुत तरीके की पॉलिसीज कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, बट देखिए रैकेट तो भारत में ही चल रहा है एजेंटों का, और ये जितने भी एजेंट नेटवर्क है आप ये समझ लीजिए कि ये हजारों की तादाद पे है। तो आज के दिन में राइट तरीका पेरेंट्स लोग को यही है कि भाई आप एजुकेशन के थ्रू, राइट रूट के थ्रू अच्छे वहां पे आप शिक्षा लेने जाए, वहां पे कोई स्किल्ड काम हो अगर आपको मिलता हो। दर्शकों की सुविधा के लिए, क्योंकि हमारे चैनल को बहुत लोग देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, और ये लगातार चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे वायरल भी होंगी आने वाले वक्त में। आदर्श खंडेलवाल, इमिग्रेशन एक्सपर्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई लीगली वैध तरीके से, कानूनी तरीके से अमेरिका जाना चाहता है तो कैसे जा सकता है, कितना खर्चा आएगा? कानूनी तरीके से स्टडी रूट सबसे राइट तरीका है, इट इज़ द बेस्ट वे। आप अगर पढ़ाई की रूट ले पाओ, वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन के माध्यम से वहाँ पे करियर बना पाओ। बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है आज के दिन में अमेरिका में, तकरीबन 7.5 से 8 लाख बच्चे लीगल तरीके से जाते हैं आज के दिन में विदेश। तो उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है सबसे पहले, तो अगर वो सैट एग्ज़ाम के माध्यम से या GRE GMAT एग्ज़ाम के माध्यम से या IELTS एग्ज़ाम के माध्यम से, उसके बाद उनके एप्लीकेशन फॉर्म, उनके मार्कशीट्स राइटफुली तरीके से एप्लीकेशन डाला जाए और पूरा प्रोसेस को ढंग से फॉलो किया जाए, तो आपको वहाँ पे एक लीगल तरीका, एक सिस्टमैटिक एक्सेप्टेंस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। और आप वहाँ पे तकरीबन अगर खर्चा का बात किया जाए तो 40 से 45 लाख रुपए साल का मिनिमम खर्चा पड़ता है, लिविंग कॉस्ट अलग है। तो भाई बहुत रोजी पिक्चर दिखाई जाती है एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से कि आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगा, जाते ही आप वहाँ पे जाके अर्न कर लोगे। अगर आपके फाइनेंशियल इनकम करोड़ रुपया साल का फैमिली का नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो विदेश जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। भारत में इतने ऑप्शंस हैं, इतने नई यूनिवर्सिटीज आ रही हैं कि वो सब को देख के बच्चे यहाँ पे, और स्किल्ड देखिए जाते तो सब जॉब के कि भाई अल्टीमेटली करियर सेट हो जाएगा। तो भाई करियर का रूट इंडिया में भी बहुत अच्छा है, और आज के दिन में अगर करोड़ रुपया का सालाना इनकम ना हो तो आपको प्लान करना और लोन लेके जाना खास करके बहुत ही दुविधा में डाल सकती है 15-20 सालों के लिए। तो दो बात बड़ी स्पष्ट हो गई आदर्श जी कि अगर आपको स्टडी रूट से जाना है लीगली वैध तरीके से, तो आपको कई सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे पहले, और फिर आपको वहाँ पर 45 से 50 लाख का सालाना खर्चा देना पड़ेगा, पढ़ाई की फीस वगैरह कॉलेज की, और आपका लिविंग कॉस्ट अलग जो उसकी 20-25 लाख रुपए और बना लिए जाए, तो 70-75 लाख का खर्चा आपको करना है, वो भी 1 साल के लिए, और फिर वैसे ही खर्चे आपको हर 2 साल 3 साल में रिपीट करने हैं। इसीलिए 45-50 लाख रुपए के उन एजेंटों के गलत सपने जो दिखाते हैं हमारे मासूम लोग, गरीब लोग, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। और जैसा कि आदर्श जी बता रहे हैं कि वहाँ उनको रोज़ी तस्वीर दिखाई जाती है कि वहाँ जाकर उनको काम मिल जाएगा, कि आसानी से वो पैसे कमा पाएंगे, इसीलिए वो गलत तरीके अपनाते हैं। शुक्रिया आदर्श इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातचीत के लिए, जो कि मेरे ख्याल से बहुत से दर्शकों के आगे काम भी आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। देश के कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जस्टिस गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई आरोपी है तो भी घर कैसे गिराए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अब राजस्थान में आरोपी के घर पर बुलडोजर ढाए गए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कोई नियम होना चाहिए। महत्वपूर्ण टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस गवई की कि कोई नियम होना चाहिए। हालांकि हम अवैध निर्माण को बचाने को नहीं कहेंगे, लेकिन अगर अवैध निर्माण भी है तो उसे तोड़ने के भी नियम होने चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जिनके घर का मामला है वो तो कोई कोर्ट में नहीं आया,
किसी जमात ने ये याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने कहा कि एक पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसका घर गिरा दिया जाए, ये तरीका सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य किसी आरोपी पर महज इस आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे कर सकता है, ये कानून के मुताबिक नहीं बल्कि उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर निर्देश जारी करेंगे और नोटिस करेंगे। सभी राज्यों को इस पर निर्देश जारी किया जाएगा। क्या हुआ कोर्ट में, और तफसील से जानते हैं मेरे सहयोगी आशीष भार्गव से। बुलडोजर जस्टिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है और बड़ा दखल भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि चाहे कोई आरोपी हो या वो भले ही दोषी करार दे दिया गया हो, लेकिन इस तरीके से उसका घर गिराया नहीं जा सकता है, घर ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि वो किसी भी गैर कानूनी निर्माण को संरक्षण नहीं देंगे, भले ही सड़क पर अतिक्रमण हो या फिर मंदिर हो। लेकिन अगर किसी ने अतिक्रमण भी किया है, अवैध निर्माण भी किया है, तो कानून की प्रक्रिया का पालन करके ही उस निर्माण को गिराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो इस मुद्दे पर देश भर के लिए एक गाइडलाइन बनाएगा और सरकारों से और जो याचिकाकर्ता हैं, सभी पक्षकार जो इस मामले के हैं, उनको कहा है कि वो एक सुझाव लेकर उसके पास आए। उसके बाद 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अहम सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आखिरकार अगर किसी के घर, दुकान, मकान कोई भी में तोड़फोड़ करनी हो, सरकारी बुलडोजर चले, तो उसके लिए क्या नियम प्रक्रिया अपनाई जाए। इसके लिए बाकायदा एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट लाने जा रहा है। यहाँ पर जमीयत उलेमा हिंद और 2 याचिकाकर्ता आए थे जिनके मकान गिरा दिए गए थे बुलडोजर से। इनका ये कहना कि अल्पसंख्यकों को सरकारें इस तरह निशाना बना रही हैं, यहाँ तक कि अगर मकान मालिक के किराएदार के बेटे ने उसके ऊपर एक आरोप लगा, लेकिन मकान मालिक का घर गिरा दिया गया। दूसरी तरफ आरोपी बेटा था, पिताजी का उसका घर गिरा दिया गया और सिर्फ आरोप होने पर ही गिरा दिया गया। और आंकड़े भी दिए गए हैं रिपोर्ट के हिसाब से कि बहुत जगह उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इस बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ये जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर ये पिटीशन थी। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि 2022 में उन्होंने कहा था कि जो निगम के कानून है, म्युनिसिपल लॉज हैं, उनके तहत ही तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है और आगे भी होगी। इस तरीके से किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर एक गाइडलाइन होना जरूरी है, ताकि इस पूरे मामले में अब आगे कोई कार्रवाई ना हो और एक गाइडलाइन फॉलो किया जाए, जिसमें नोटिस देने का समय हो, नोटिस पर जवाब देने का समय हो, जो कानूनी उपाय वो व्यक्ति अपना पाए, इस तरीके की एक पूरी एक प्रक्रिया हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन तय करेगा। तो 17 सितंबर का दिन काफी अहम इस मुद्दे पर होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। तो बुलडोजर के जरिए न्याय दिलाने की बात करने वाली सरकारों के लिए हुकूमत की इस ख्वाब को आज बुलडोज किया है सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग ने। नई गाइडलाइंस आएंगी कि किस वक्त बुलडोजर का इस्तेमाल करना है, वही अब तरीका होगा बुलडोजर का इस्तेमाल कर किसी पर भी कोई कार्रवाई करने का। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। बने रहिए NDTV इंडिया के साथ, तुरंत लौट के आते हैं। खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर मणिपुर से, जहां एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। ताजा हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। एक बार यहां तनाव फिर फैला है। मणिपुर पिछले कई महीनों से हिंसा की आग में जल रहा है। आज फिर एक बार फिर मणिपुर में ड्रोन बम से हमला किया गया है। ड्रोन बम से हमले की लगातार दूसरे दिन बड़ी खबर है। हमारी टीम यहां के काउतुरुक इलाके में पहुंची। देखिए NDTV की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 34 साल के थंगजाम बसंत को कांगपोकी से लगते इम्फाल वेस्ट में अपना गांव काउतरुक फिर छोड़ना पड़ा। वो सब बताते हुए रो पड़ते हैं। बम के छर्रों से जख्मी अपने भाई की तीमारदारी के लिए गया था।
लौटा तो सब कुछ जला हुआ मिला। एक महिला की हत्या कर दी गई और उसकी 12 साल की बेटी जख्मी है। ये महिला अपने मायके आई थी। मैं सुबह अपने घर गई थी। जो दरी वो इस्तेमाल करती थी उस पर खून के धब्बे थे और कुछ बाल भी मिले। वो लंबे समय बाद हमसे मिलने के लिए आई थी। बसंत, अनु और कई दूसरे लोगों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। उन्होंने कुछ मील दूर फुमलोउ के इरोई के प्राइमरी स्कूल में पनाह ले रखी है। गांव के तकरीबन 150 लोग बेघर हो चुके हैं। इन लोगों ने पिछले साल भी सांप्रदायिक हिंसा देखी, महीनों तक राहत शिविरों में रहे। फिलहाल उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। रविवार को हुए हमलों के बारे में सरकार का दावा है कि ये स्नाइपरों और ड्रोन से बम गिराकर किए गए। ये एक नई बात है। ये जला हुआ ट्रक, ये जले हुए घर सब राख में बदल चुके हैं। इनसे पता चलता है कि ड्रोन का हमला कैसा भयानक रहा होगा। स्थानीय लोग केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, जो कोतुरुक जैसे इलाकों की हिफाजत कर रहे हैं। ये इलाका मैतेई बहुमत वाले घाटी इलाकों की सरहद पर पड़ता है और कुकी लोगों के गांव ऊपर की तरफ हैं। Using the drone and then dropping. ड्रोन अचानक से आए और बम गिरा दिए। ये हमारे लिए नई बात थी और हमने कोई तैयारी भी नहीं कर रखी थी। जब फायरिंग शुरू हुई तो सीआरपीएफ वाले अपने वाहनों में यहाँ आए और असम राइफल्स ऊपर थी। उनको हालात पर काबू करना था। ये इलाका अभी शांत नहीं है। कुछ देर बाद फायरिंग की आवाज सुनी जा सकती है। रह रहकर धमाकों की भी आवाजें आती हैं। एनडीटीवी की टीम को धमाकों से बचना पड़ा। चलो। एक दिन पहले ही पहाड़ों पर कुकी जोमी गुटों ने बड़ी रैलियां निकाली थी और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के लिए मांग की। कुकी जोमी संगठन दावा करते हैं कि उनके गांवों को हथियारबंद मैतेई गुट निशाना बना रहे हैं। उनको हिंसा बढ़ने का डर है। मणिपुर में हिंसा लगातार बढ़ती रहेगी जब तक कि इस समस्या का कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकलता है और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस्तीफा नहीं देते हैं। मणिपुर के कांगपोकपी और इम्फाल वेस्ट इलाकों में सुरक्षा बलों का साझा तलाशी अभियान जारी है। बीजेपी के विधायक आरके इमो सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखकर केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। असम पुलिस की ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है, उन्होंने 2 बार 2 लोगों को पकड़ा और ये जो 2 गिरफ्तारी हुई, इसमें एक बंदे के पास एक व्यक्ति के पास उनको ड्रोन के बैटरी मिले। दूसरा और एक व्यक्ति उन्होंने पकड़ा था जिसके पास जो हाई एंड ड्रोन है, हाईटेक ड्रोन है, इसको असेंबल करने की कुछ इक्विपमेंट्स मिले। और दोनों बार जो कंसाइनमेंट जा रही थी, असम पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हमें जो खबर लग रही है कि दोनों ही कंसाइनमेंट मणिपुर में जा रहे थे और ऐसा माना जाता है कि दोनों कंसाइनमेंट 2 गुटों के लिए थे। तो इससे पता चलता है कि शायद कहीं ना कहीं पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे चल रही है, वहाँ पे जो दोनों साइड हैं वो दोनों साइड ही अपनी जो ड्रोन कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। BM शुंजू के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।